नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। लेकर हाजिर हूं स्ट्रेट टॉक। तो भारत और बांग्लादेश रिश्ते लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे देशों में वीज़ा सेवाएं रोक दी हैं। इस तनाव को लेकर भारत के जो उच्च नेतृत्व है उसमें लगातार एक किस्म की खामोशी देखने को मिल रही है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वो पूरी तरीके से खामोश हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी अपनी चुप्पी बनाए हुए हैं। बयान सामने आए हैं और मंगलवार के बाद जिस तरीके से तनाव हमने देखा, दोनों देशों में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला देखा और भारत में खास करके दिल्ली, कोलकाता, सिलीगुड़ी कुछ ऐसी जगहें, और सिर्फ ये जगह ही नहीं बल्कि भारत के जो उत्तरी प्रांत है, उत्तरी राज्य है, वहाँ पर भी एक हिंदू के साथ लिंचिंग की घटना के विरोध में बांग्लादेश के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन या फिर गुस्से का जो है नज़ारा देखने को मिला है। ऐसे में बुधवार के दिन बांग्लादेश के वित्त सलाहकार ने ये बयान दिया है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भारत के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहती है और इसके लिए प्रयास कर रही है। तो जब वहाँ से बयान आता है तो फिर भारत से किसी किस्म का बयान आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसलिए आइए पहले कुछ फैक्ट्स रखते हैं अपने दर्शकों के सामने और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के विदेश मंत्री या फिर प्रधानमंत्री, इनकी टोटल चुप्पी, इसके क्या मायने हैं। अपने दर्शकों के सामने कुछ फैक्ट्स रहते हैं और पहला सवाल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तो तय है, ये यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि बांग्लादेश बन चुका है भारत विरोधी नैरेटिव का नया प्लॉट। अगर इस पर कोई सवाल है या फिर कोई ऐसा लगता है कि ये सवाल गलत है, ये सही तथ्य नहीं है, तो इसको समझने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे अपने स्ट्रेट टॉक के दौरान। और 1971 के बाद से भारतीय रणनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है बांग्लादेश। ये बात कही जा रही है शशि थरूर, जिन्हें भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की एक काफ़ी गूढ़ समझ है। विजय दिवस 16 दिसंबर 2025 से संबंध जिस तरीके से बिगड़ते चले गए, इसमें किसी साजिश या प्लॉट से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर रोल आ जाता है इंडियन इंटेलिजेंस का कि क्या शेख हसीना की तख्ता पलट के समय से लेकर बांग्लादेश में जो इंडियन इंटेलिजेंस है, जो एजेंसियां हैं भारत की, वो कहीं ना कहीं बार बार विफल होती हुई नजर आती हैं। दोनों देशों में वीजा सेवाएं बंद हैं, क्षेत्रीय तनाव गहरा चुका है। कट्टरपंथी दुश्मनों के खिलाफ भारत की क्या रणनीति है? बांग्लादेश में जिस तरीके से इस्लामीकरण देखा जा रहा है, जिस तरीके से एक हिंदू युवक की लिंचिंग हो रही है, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? भारत की रणनीति को कैसे देखा जाना चाहिए? अब जब पाकिस्तान, चीन के साथ बांग्लादेश सीमा पर भी सुरक्षा चुनौतियां बढ़ गई हैं, भारतीय विदेश मंत्री की मौजूदा तनाव पर चुप्पी के मायने। आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद, यूनिसा के लॉ प्रोफेसर, ब्रुनेई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, फॉरेन इशूज़ एक्सपर्ट, और हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट सौमित्र रॉय भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और शुरुआत में सौमित्र सर आपसे ही करना चाहती हूँ। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई विफलता या फिर जब भी कोई चुनौती सामने आती है, भारत का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल खामोश हो जाता है, चुप्पी साध लेता है, और अब वही रणनीति को फॉलो करते हुए, आगे बढ़ाते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी नजर आने लगे हैं। उनकी भी टोटल खामोशी, टोटल चुप्पी। बांग्लादेश क्या इसी तरीके से इस चुनौती का समाधान होगा? ये तो बिल्कुल सीमा और 4000 किलोमीटर लंबी जो हमारी सीमा है उस पर अस्थिरता और इस किस्म की जो संवेदनशीलता है उसको बढ़ाता है। सौमित्र सर। बिल्कुल ठीक बात है। इसके पहले श्रीलंका, उसके बाद में नेपाल और फिर अब बांग्लादेश, ये तीन ऐसे देश हैं जहां पर एक रिजीम चेंज का पूरा एक मूवमेंट हुआ और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको समझने में, इसको भांपने में और इसका आकलन करने में फेल रही जी। अगर मैं बात करूं कि जब पिछले साल ये जुलाई की बात है जब ये पूरा स्टूडेंट रेवोल्यूशन उभरा, और उससे पहले भी लगातार जो जमात इस्लामी का जो पूरा पकड़ है वहां पर शेख हसीना सरकार पर, वो काफी ज्यादा
एक वॉयलेंट तरीके से सामने आ रही थी, तब भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसको हल्के में लिया। ठीक है, शेख हसीना ने उसको हल्के में लिया और उनकी तरफ से कुछ एक उकसावे वाले बयान भी हुए, जिसके कारण से एक पूरा आंदोलन खड़ा हुआ और उनकी सरकार को जाना पड़ा। जी लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि जब जमात इस्लामी को जब वहां पर 2008 में बांग्लादेश में जब उसको जो है वो पूरा का पूरा कार्रवाई की गई, उसके बाद में 2013 में जो है उनके जो जमात के जो उस समय के जब स्वतंत्रता 1971 के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जमात के, मतलब जो जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, उनके खिलाफ जो है आरोप लगे, कुछ को फांसी की सजा हुई। तो ये जो पूरे देश में एक तरह से एंटी डेमोक्रेटिक एक फीलिंग्स थी, उस फीलिंग्स को समझने में शेख हसीना की सरकार भी नाकामयाब रही और इसी तरीके से इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं हमारी वो भी एक तरह से फेल रही। तो वहां से जो पूरा मामला शुरू हुआ और भारत को ये देखना चाहिए कि बांग्लादेश को हमने ही बनाया और पाकिस्तान उस हार को अभी तक पचा नहीं पाया है। और जो बंगाल की खाड़ी है उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, उन सब चीजों को देखते हुए फिर एक नॉर्थ ईस्ट का चिकन नेक आता है, जहां पर कि अभी जो वहां पे जमात के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो चिकन नेक को काट देंगे। जी, तो ये जो पूरा एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, इसको अगर हम पहले समझ पाते, लेकिन हमने उसको समझने की बजाय उसको एक पॉलिटिसाइज किया, राजनीतिकरण किया और देखा कि हम क्या उसमें बंगाल चुनाव में कोई लाभ ले सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट में जो एक पूरा सीए का चल रहा है या एनआरसी का चल रहा है वहां कितना माइलेज मिल सकता है। तो इस तरीके से देखिए जो कूटनीति है या जो डिप्लोमेसी है इस तरीके से चलती नहीं है। जी बांग्लादेश और भारत एक दूसरे पर डिपेंड है, दोनों के बीच में एक कमर्शियल रिलेशन है और आज की तारीख में भी अगर हम बांग्लादेश को नेपाल की तरह से ट्रीट करेंगे कि देखिए हम तो टैंकर नहीं भेजेंगे, हम आपको फ्यूल नहीं देंगे, हम आपको चावल नहीं देंगे, इस तरीके का अगर हमने डिप्लोमेसी की तो मेरे ख्याल से आज जो भारत की कंडीशन है, खासतौर पे पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जिसमें कि भारत अकेला खड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को अमेरिका के, सीआईए के या टर्की के या आईएसआई के ट्रैप में फंसने से रोका नहीं जा सकता। अभी भी जो एक स्ट्रेटेजिक जो एक खामोशी है जी, तो उसको मैं उसको देखता हूं कि ये ठीक है, भारत बड़ा देश है, भारत कहता है कि नहीं उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, वहां पे उनकी जो गड़बड़ी है वो उसको खुद संभाले, वो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, इंटरफेयर ना भी करें, लेकिन एक क्लैरिटी होनी चाहिए बांग्लादेश को लेकर कि भारत क्या सोचता है, ऐसे में सर, सौमित्र सर क्या कहती है। खासतौर पे अभी वहां पर बांग्लादेश में लगभग 8% जो है माइनॉरिटीज हैं जिसमें कि हिंदूज हैं। जी तो जी, उनके कम से कम उनके हित को देखते हुए भारत को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हम क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं बांग्लादेश को, जो भारत की तरफ से अभी तक बिल्कुल साफ नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप कहते हैं कि चलिए भारत बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वहाँ पर डेमोक्रेसी को लेकर जिस तरीके से भी आंदोलन हुआ, लेकिन उसका जवाब अगर दिल्ली और कोलकाता से इन तस्वीरों के जरिए दिया जाएगा, यानी कि इन प्रदर्शनों को तो दिल्ली जैसे जहाँ पर एम्बेसीज होती हैं सुरक्षित जगह पर ये जो व्यापक प्रदर्शन है और जिस तरीके से भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं, क्या इस तरीके से बांग्लादेश के कट्टरपंथी ताकत और दुश्मन जो ताकत है उनको जवाब देने की कोशिश, ये स्ट्रैटेजी का कौन सा हिस्सा है या फिर किस तरह का प्रदर्शन है, इसको समझोगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद भी जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में तो डेमोक्रेटिक जो है सरकार है, एक चुनाव से चुनकर लाई गई सरकार है, उस सरकार को अपने नागरिकों के लिए कुछ जवाबदेही भी है। तो बांग्लादेश में बहुत अच्छी तादाद है जो भारतीय नागरिक वहां पर रहते हैं, मेडिकल से जुड़े जो प्रोफेशनल्स वहां पर रहते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी कोई स्पष्ट स्थिति देखने को भारत की सरकार की तरफ से नजर नहीं आती। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और चलेंगे प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद के पास। प्रोफेसर निहालुद्दीन, समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सौमित्र सर ने यहाँ पर कहा,
कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी के अस्तित्व को लेकर या फिर जिस तरीके से शेख हसीना ने अपनी बर्बरता यहाँ पर दिखाई, उसके बाद यूनुस सरकार को लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। फिर अचानक से विजय दिवस के बाद 16 दिसंबर के बाद से तेजी से घटनाक्रम सामने आते हैं और उसमें भारत विरोधी जो नैरेटिव है इसको मजबूती मिलने लगती है। और क्या ये माना जाए कि ये साजिश थी और इस साजिश का पता भारत को नहीं चल सका? भारत, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी यही सवाल उठ रहे थे कि भारत की जो इंटेलिजेंस है, एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही थी, और अभी भी वही सवाल है कि भारत की जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही थी, और जयशंकर का स्टेटमेंट क्यों नदारद है? जी, सर्वप्रथम मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी। मैं राय साहब की बात से सहमत हूं और हमने जो बांग्लादेश को अभी तक सन 71 से लेके आज तक, मतलब मेरा मतलब है 1.5 साल पहले तक, जब से ये जो सन 2024 में जब अगस्त 2024 के बाद, जी हाँ तखत, तब तक हमने इसको टेकन एंड ग्रांटेड ले लिया था। और यहाँ पे हमने उसके साथ, क्योंकि हम सोच रहे थे कि भारत की बहुत बड़ी एक निर्णायक भूमिका रही है इसको बनाने में, और इसके साथ हमारा जो रिश्ता स्थायी और सकारात्मक होना चाहिए था वो रहा, लेकिन हमारी जो घरेलू राजनीति थी वो भी वहाँ असर करती रही। और हमने कुछ उसको, एक बार और भी हम बता दें, जब से हमारे 10, 12, 11 सालों से हम कॉलोनियल माइंडसेट से उसको डील करते रहे। जैसे कि पाकिस्तान ने किया था उसको सन 47 से लेके 71 तक। जी। हमने भी ये सोचा कि ये तो कहीं जाएगा नहीं और ये हमारे साथ है। और हम इसके, चूंकि उसकी जो प्राइम मिनिस्टर जावेद हसीना थी, वो उनसे बड़े बड़े अच्छे रिश्ते थे आप हमारे, और हमने इसको हमने उनको दबाव भी डाला कि हाँ इतने कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, हमारे बहुत से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट और बहुत सी चीज़ों का हमने लिया उनसे, और ये सोच के लिया कि तो हमारी वी आर टेकन ग्रांटेड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो घरेलू राजनीति का असर उस पर पड़ा, और ये अल्पकालिक राजनीति के लाभ के लिए हमने एक रिश्ता खराब किया। और जो कट्टरपंथी एलिमेंट हमारे यहाँ हैं और उनके यहाँ हैं, उसके खिलाफ हमने सोशल मीडिया पे कोई आंदोलन नहीं चलाया। आज भी कहीं लिंचिंग इंडिया में होती है, चाहे वहाँ होती है, कोई नहीं बोलता। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत चुप्पी साधी, और साथ ही साथ वहाँ पे बाहरी दबाव भी है। चाइना, इसी बीच में चाइना उभर रहा था, इन्हीं 10 साल में चाइना उभरा है, और चाइना चाहता है कि उसके चारों तरफ जितने मुल्क हैं उस पर उसका दबाव रहे, उसका प्रभाव रहे, उसमें बांग्लादेश भी है। तो चाइना का बहुत बड़ा इसमें उसकी आर्थिक राजनीतिक हो सकती है, और जो उसका संतुलन बनाने का बड़ी जटिल तरीका है, जो आसपास के मुल्कों में पाकिस्तान और नेपाल और चाइना और बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव, देखिए चारों तरफ म्यांमार चाइना के इन्फ्लुएंस में है। तो ये जब वो इन्फ्लुएंस उसका तभी मजबूत होगा जब वहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट पनपे, और उससे तो हमें बहुत होशियारी से कदम उठाना था, जो हम नहीं उठा सके। हमें चाहिए था कि हमारी जो प्रबंधन है वो कूटनीतिक तौर पे हो, और संस्थागत इंस्टीट्यूशन के का भी भरोसा होना चाहिए। हमने कुछ बहुत ही सरफेस लेवल पे जो हमने डिप्लोमेसी की, हमने उठा करके जावेद हसीना को घर पर बैठा लिया, और फिर ये नहीं सोचा कि इसका रिपरकशन क्या होगा और कहाँ तक जाएगा। ये बहुत बड़ा कारण है। या अगर कर लिया था तो आपको उनसे डायलॉग करना चाहिए था। हमको बांग्लादेश की गवर्नमेंट से और यूनुस की जो भी गवर्नमेंट है वो अच्छी है, गलत है, डेमोक्रेटिक है, नहीं है, और आज वो शासन में है। हमने कोई डायलॉग आज तक नहीं किया है जावेद हसीना के। ऐसे में एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब शेख हसीना की तुलना दलाई लामा से की जाती है भारत के भीतर एक्सपर्ट्स के जरिए या फिर पॉलिटिशियन के जरिए, क्या ये सही तुलना है? इसे सामने रखा जाना चाहिए भारत में? नहीं, वो एकदम देखा जाए, भारत में 57 के बात है, 59 की, और आज के हालात में दुनिया बहुत बदल चुकी है। इस हालात में, और वो एक स्पिरिचुअल लीडर की हैसियत से यहाँ आए, और वो आकर के धर्मशाला में वहाँ हो गए, हमारी सरकार ने उन्हें असाइलम दिया। हम जावेद हसीना को तो हमने खुद फैसिलिटेट किया वहाँ से भागने में, वो यहाँ आई और यहाँ उनको हमने जगह दी।
ये आप देखिए, डिजिटल एरा है, यहाँ कोई चीज छिपा के नहीं की जा सकती, बहुत ट्रांसपेरेंसी। हम कितना भी चाहें किसी चीज को छिपाना, वो छिपा नहीं सकते। तो उसमें ये तो पता है कि हमने उनको वहां से हटाया और हम अपनी जगह हम यहाँ लाए और उनको यहाँ पर आश्रय दिए हुए हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है। और हमने कोई निरंतर संवाद नहीं किया, हमने कोई व्यवहारिक सहयोग की आकांक्षा भी नहीं की, मांगा भी नहीं कि भाई देखो जाने दो, हम बात करते हैं, हम अभी डील के। हमने कोई इस तरह का काम नहीं किया जिससे कि कोई कूटनीतिक बातचीत हो और उसमें कोई हल निकाला जा सके। आज तक भी इसको हम चुपचाप बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ के लोगों की उनकी ये लगता है कि हम जो हैं जावेद हसीना के जितने गुनाह हैं उनके में हम साझीदार हैं। इसे साफ लगता है, या वो लोग ये ड्रा करते होंगे कि जितने भी गुनाह उन्होंने किए, उन्होंने बहुत गुनाह किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बांग्लादेश से बात करते हैं, हमें पता है उन्होंने लोगों को अपने घर के नीचे कितने लोगों को छिपा बना रखा और मारा, वो क्या क्या हुआ वो एक अलग सवाल है, एक अलग कहानी है। लेकिन हम उनके सहभागी क्यों बन रहे हैं चुप रहने से, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हम सहभागी हैं, उनको रखते हैं, तो ये लगता है कि हमने भी उनको समर्थन दिया, उनको मदद की। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम कहाँ विफल रहे, भारत की जो पॉलिसी है वो कहाँ विफल रही। लेकिन अब इसके बाद से 17 दिसंबर के बाद से भारत की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं देखने को आई, विदेश मंत्रालय ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी और भारत में जिस तरीके से बांग्लादेश हाई कमीशन के ऑफिस के सामने ये जो व्यापक और आक्रामक प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है, कई भारतीय राज्य में प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है, ये तो कहा जा सकता है कि सत्ता में मौजूद पार्टी के लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये किस तरह की पॉलिसी का प्रदर्शन है, किस तरह की फॉरेन पॉलिसी का प्रदर्शन है, स्ट्रैटेजी का प्रदर्शन है? देखिए, इसे हमें तुरंत रोकना चाहिए जी। हमारा स्टैंड बहुत साफ होना चाहिए। हम इस तरह से ढुलमुल से कहा, फिर हम उसको शुभ में बदल रहे हैं, फिर उसमें डाउट पैदा कर रहे हैं, और फिर हम ये बता रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है। हमें यहाँ स्टैंड लेना चाहिए और जितने ऐसे तत्व हैं उनको बंद करना चाहिए, और एक बहुत साफ संदेश इंटरनेशनल कम्युनिटी को देना चाहिए कि वी डोंट स्टैंड विद वायलेंस। हम स्टैंड नहीं करते वायलेंस के साथ। ये एक बहुत ही साफ और बहुत ही तीव्र तरीके से ये मैसेज बांग्लादेश को भी जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी जाए, जिससे कि हमें इसी बीच में बैकडोर से कूटनीतिक समन्वय की बात करनी चाहिए, हमें कूटनीतिक डिप्लोमेसी की बात करनी चाहिए, खुफिया तरीके से उनके बातचीत करनी चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। इसलिए आंतरिक राजनीति के दबाव में अगर हम ये काम कर रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं उन लोगों को, आंतरिक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के वजह से ये जितने भी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, जिससे कि ध्रुवीकरण हो सके और हिंदू मुसलमान का जो डिवाइड है वो और बढ़ सके और हमें बंगाल में फायदा। तो क्या डॉक्टर निहालुद्दीन आप ये कहना चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक बेनिफिट्स के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फायदे के लिए हम अपनी सीमाओं को जो है असुरक्षित बना रहे हैं? भारत की ये जो है पॉलिसी नजर आती है। अगर हम चाहे अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन वही काम कर रहे हैं, हम अपने सीमाओं को असुरक्षित कर रहे हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को पाने के लिए या जो अपनी ये जो वक्ती तौर से जो हमको फायदा होगा, सामयिक टाइमली जो हमें फायदा होगा, उस फायदे के लिए अगर हम इस तरह का काम कर रहे हो, ऐसे एलिमेंट को हम कड़ाई से उसको फेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको कड़ाई के साथ इसको दबा देना चाहिए और ये मैसेज देना चाहिए वर्ल्ड में कि हम लोग वायलेंस के साथ स्टैंड नहीं करते और इंटरनेशनल जो मैटर्स हैं वो जो है इंटरनेशनल लॉ के तरीके से डील किए जाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन से नहीं डील किए जाते। ये अगर हमें प्रोटेस्ट करना ही है इंडिया को, तो उसके साथ आप डिप्लोमेटिक रिलेशन जो भी उन्होंने तोड़ दिया कुछ देर के लिए और रोक दिया है वीजा और ये सब करने की जरूरत नहीं थी। हमें उनसे बात करना चाहिए था, क्योंकि जानते क्या है, हमारे लड़के वहां पढ़ रहे हैं, डॉक्टर है, इलाज हो रहा है, हमने ट्रांजिट वीजा रोक दिया है, उन्होंने भी रोक दिया है, इससे कोई फायदा नहीं होना है। हमें कूटनीतिक टॉक करनी चाहिए उनसे, हमें स्ट्रेटेजिकली बात करनी चाहिए लेकिन हम नहीं देख रहे। हो सकता है कि बैक में कोई बात चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है, और कभी कभी चुप रहना भी ठीक होता है, ये मैं मानता हूं। कभी कभी कोई जवाब नहीं देना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन पता नहीं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भारत की जो चुनौती है वो बांग्लादेश को एज ए शत्रु के रूप में ना देखिए, बल्कि एक पड़ोसी के रूप में उसको डील करिए। पर यहाँ पे तो यूनियन मिनिस्टर कह रहे हैं कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह बन रहा है। ये नहीं कहना चाहिए। सीधा इस तरीके के बयान बांग्लादेश को दुश्मन देश की कैटेगरी में खड़े करने की तरह है, और ये यूनियन मिनिस्टर की भाषा है।
ये भारत सरकार का कैसा अप्रोच है दुश्मनों से निपटने ये का? गलत अप्रोच है जी। बांग्लादेश को भारत के लिए दूसरा पाकिस्तान कहना ना तो सही है और ना स्ट्रेटेजिक रूप से रणनीतिक रूप से उपयोगी होगा। ये सच है कि बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में भारत विरोधी नैरेटिव चल रहे हैं आजकल, जी। और कट्टरपंथी तत्वों की सक्रियता भी बढ़ी है, जी। क्योंकि वहां पे चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण ये चुनौतियां उभर रही हैं। यानी आप चीन को तोहफे में दे रहे हैं कि आप भारत विरोधी नैरेटिव बांग्लादेश में आसानी से मजबूत बनाइए, पाकिस्तान को आप ये तोहफा दे रहे हैं, चीन को आप तोहफा दे रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर तो पहले ही भारत के लिए असुरक्षा की स्थितियां हैं और अब बांग्लादेश के बॉर्डर को भी आपने असुरक्षित बना दिया है आपकी पॉलिसी ने। और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ऐसे मंत्रियों के बयान को इस पर कंट्रोल करना चाहिए और जिस मंत्री को बयान देना चाहिए वो मंत्री चुप बना हुआ है। ये क्या पॉलिसी है कि जयशंकर खामोश और गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान बन रहा है बांग्लादेश? दिस इज हिलेरियस एक्चुअली, मुझे लगता है। नॉट ओनली हिलेरियस, इट इज डेलिबरेट। गिरिराज सिंह जो हैं वो चाहते हैं इसको ध्रुवीकरण करना, उनको कोई बहुत बड़ी सोच नहीं है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के रिजल्ट से काफी ज्यादा उत्साहित हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। है। जी, एक ब्रेक लेते हैं। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सौमित्र रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि भारत की सरकार, एक लोकतांत्रिक देश के जो मंत्री हैं वो जवाबदेह होते हैं अपने नागरिकों के प्रति, अपने मित्र देशों के प्रति। अगर बांग्लादेश में ये अस्थिरता और हिंसा का जो माहौल है, इसके प्रति भारत को भी जवाबदेह या फिर जिम्मेदाराना रवैया दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब बात आप अंतर्राष्ट्रीय मानकों की करते हो और सबसे बड़ी बात की जब आप बात करते हो ग्लोबल साउथ का वॉइस बनने की। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो आज स्ट्रेट टॉक के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश के साथ गहराते तनाव पर चुप क्यों है और अपनी विफलता को लेकर क्यों जवाबदेही या फिर नैतिक जो उनकी जिम्मेदारी है उसका पालन करते हुए नजर नहीं आते हैं। कहाँ हैं डॉक्टर जयशंकर? बांग्लादेश के साथ वीज़ा सेवाएं बंद हो गई हैं, एक ऐसा मुल्क जिसे आज़ाद कराने में, जिसके अस्तित्व में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान, और आज उस योगदान पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उस योगदान जो बांग्लादेश को आज़ाद करवाता है कट्टरपंथी ताकतों से, और जो इस्लामिस्ट थे जो लगातार जुल्म ढा रहे थे बांग्ला स्पीकिंग लोगों की जो कम्युनिटी है उसके अधिकारों के खिलाफ। हमारे साथ सौमित्र रॉय जुड़े हुए हैं। सौमित्र सर, बांग्लादेश में जिस तरीके से शेख हसीना सरकार का पतन हुआ, युवाओं का आंदोलन हुआ और इस युवाओं के मूड को भांपने में भारत के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो लगातार फेल हो गए और अभी भी फेल हो रहे हैं। वहाँ की यूथ क्या चाहती है? वहाँ की यूथ भारत विरोधी तो थी नहीं, वो शेख हसीना विरोधी थी। लेकिन अब ऐसा बना दिया गया है कि शेख हसीना की जो तानाशाही है उसमें भारत का पूरा योगदान रहा, जैसा कि निहालुद्दीन सर ने कहा। ऐसे में तो भारत की जो स्ट्रैटेजी है, आप ना होकर भी वहाँ पर दुश्मनों में खड़े कर दिए गए हैं, जबकि आपका सांस्कृतिक भाईचारा और जो पहचान है, क्षेत्रीय जो संस्कृति की पहचान है, काफ़ी मेल जोल और पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है वो भी काफ़ी मजबूत रहा। जी देखिए जुलाई 2024 में जब ये पूरा स्टूडेंट्स मूवमेंट वहां पे शुरू हुआ, उसके पीछे की वजह वही थी कि 30% जो रिजर्वेशन है वो उन्होंने जो जो फ्रीडम फाइटर्स है उनकी फैमिली को उन्होंने दे दिया जी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इसी को जब शेख हसीना ने जब जस्टिफाई किया और उन्होंने कहा कि 30% रिजर्वेशन उनको नहीं मिलेगा तो क्या प्रो पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो फैमिलीज है, उनके लड़कों को मिलेगा। ये जो बात है, ये बात जमात इस्लामी को बहुत बुरी लगी और ये जमात इस्लामी ने पूरा बेस तैयार कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर जो शेख हसीना गवर्नमेंट है वो इंडिया के कॉलोनियल माइंडसेट को एक्सेप्ट कर रही थी और वो इंडिया के साथ में रहना चाहती थी जी। इस वजह से वहां पे जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट जो या जो पूरा एंटी इंडिया स्टांस जो वहां के लड़कों का शुरू हुआ वो इसी वजह से है। और ये जमात इस्लामी जो है उसने लीड किया स्टूडेंट्स के मूवमेंट को, और जमात इस्लामी को तैयार किया पाकिस्तान की ISI ने।
मैं आपको बता दूं, मैंने शायद आपको एक लिंक भी भेजा था बीच में आईएनएस का। जी। एक ढाका सेल है, पाकिस्तानी एम्बेसी से चलता है, वो बांग्लादेश में एक्टिव है और ये अक्टूबर में एक्टिव हुआ है। ये ढाका सेल श्रीलंका में भी था, वो कोलंबो सेल के नाम से था और उसके ऑपरेटिव को एनआईए ने चेन्नई में पकड़ा और वहां पे जाके सारा पूरा प्लान उनका जो है वो वहां पे उजागर हुआ कि किस तरीके से पाकिस्तान कोलंबो में बैठ के पाकिस्तानी एम्बेसी से इंडिया में एक टेररिज्म या एक इस तरीके से जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स फैलाने की कोशिश में है। जी। तो इसको जब आपके पास इंटेलिजेंस है तो क्या हमारे जो जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में जो धुरंधर बैठे हुए हैं, क्या वो आगे तक नहीं पहुंचाते, या उन्होंने मान लिया है कि पहलगाम की तरह से जो है या पहलगाम या पुलवामा की तरह से अगर आप इंटेलिजेंस पहुंचाएंगे तो होना कुछ नहीं है। तो अगर ये स्थिति है और अगर हम इसको मैं सहमत हूं इस बात से कि हमारा माइंडसेट कॉलोनियल है और इस कॉलोनियल माइंडसेट के कारण से हम बांग्लादेश को समझते हैं कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा देश है, वो तो हम पे निर्भर है, वो तो हम जिस दिन कहेंगे वो रिमोट की तरह से जो बंदर की तरह से नाचने लग जाएगा। ये इस तरीके के सेंटिमेंट से अगर आप डिप्लोमेसी को अगर डील कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान 1600 किलोमीटर दूर से बैठ के बांग्लादेश पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक पूरी की पूरी मतलब वो एक त्रिकोण है जी। और उस त्रिकोण को अमेरिका तोड़ने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश जो है वो चाइना की चंगुल से हटके वापस अमेरिका की चंगुल में आ जाए, क्योंकि वहां पर उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बंगाल की खाड़ी है और वो बंगाल की खाड़ी में चाहता है कि हिंद महासागर में जो चाइना का पूरा जो एक वर्चस्व कायम हो रहा है उसको टैकल करे अमेरिका बंगाल की खाड़ी से। जी। तो जब इस तरीके का जियोपॉलिटिक्स है तो हमको ये समझना चाहिए कि बेसिकली बांग्लादेश के बारे में हम कैसे क्या देखते हैं और हम वहां पर क्या चाहते हैं। आपको एक बात और बता दूं, ये जो पूरा करंट मूवमेंट है ये मूवमेंट जमात की लीडरशिप में हो रहा है और यूनुस चाहते हैं कि जमात जो है वो फरवरी में जो इलेक्शन होंगे उसमें जमात रूलिंग पार्टी बन जाए। अगर जमात रूलिंग पार्टी बन जाती है तो क्या लगता है कि जिस संगठन को अगस्त 2025 में अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार आतंकवादी संगठन कह रही है और बहुत ही विवादित संगठन है जिसका कि जो मुखिया है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो अगर पावर में आ जाए तो इंडिया के लिए क्या हालत होगी आप सोच सकते। जी जी, बहुत ही जो ऐसा लग रहा है कि भविष्य भी जो है बांग्लादेश का भारत के राष्ट्रीय हित से भी जुड़ा हुआ है और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, और इसके बावजूद टेकन फॉर ग्रांटेड अगर इस तरह का एटीट्यूड इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट का है या फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का नज़र आता है, क्योंकि जयशंकर की एक भी जो है कहीं ना कहीं एक मजबूत टिप्पणी की ज़रूरत यहाँ पर थी, दरकार थी, क्योंकि किसी भी देश के एम्बेसी को ये तो अंतर्राष्ट्रीय नियम ही कहते हैं कि आपको पूरी सुरक्षा जो है उपलब्ध करानी होगी। कोलकाता में देख लीजिए और दिल्ली में सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जिस तरीके से यहाँ पर जो उपद्रवी कहेंगे कि यहाँ पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश हुई और उसका घेराव करने की कोशिश हुई, बांग्लादेश विरोधी नारेबाजी की गई। प्रोफेसर निहालुद्दीन, मैं इनकलाब मंच के जो उस्मान हादी जिनकी हत्या हुई उसके बाद एक नैरेटिव चला कि वो हत्या करके भारत फरार हो गया, इसको उस्मान हादी के बड़े भाई का स्टेटमेंट सामने आ चुका है। वो सीधे सीधे इसकी जिम्मेदारी जो है यूनुस सरकार पर मढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि यूनुस सरकार अगर चाहती तो अपराधियों पर लगाम लगाया जा सकता था, यानी कि वहाँ पर भारत विरोधी भावना जो है ये इतनी मुखर नहीं थी यूथ के बीच भी। उस्मान हादी को काफ़ी बड़ा यूथ लीडर माना जाता रहा और उनके भाई का अगर ये स्टेटमेंट है तो संभावनाएं तो बहुत है भारत के लिए, लेकिन उन संभावनाओं पर इस चुप्पी के जरिए क्या काम किया जा सकता है, जबकि जमात इस्लामी का एक बड़ा खतरा भारत के सामने है। अगर चुनाव में जीत कर आ गए तो फिर क्या होगा? जी, जमात इस्लामी वहां पावर में आती है और क्या होगा उसके लिए अगर हमने अभी से कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई तो और खतरा पैदा होगा। जी जी, हिंदू खतरे में है, यहाँ मुसलमान खतरे में है, या इस तरह के नारों से देश का जो हमारे ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं उसको और हम हवा दे रहे हैं।
ये नहीं कि हम उसको और ठंडी तरीके से सोचें, उसको ये सच है, लेकिन ये आंशिक सच है। हम बहुत बढ़ा चढ़ा के भी कह रहे हैं। जी हमें जी। चाहिए कि हिंदुस्तान एक बहुलतावादी राष्ट्र है, यहाँ हिंदू बहुसंख्यक में रहते हैं। हमें वहाँ के हिंदुओं को भी यहाँ के लोगों से प्रेशर तो मिलना, वो चाहते हैं कि मिले, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि यहाँ की भी जो जो सामाजिक समरसता पूरी तरह से हिंदुस्तान में हो, मुस्लिम हिंदू का डिवाइड ना हो। अगर हम इसमें पड़े रहे, जैसे कि हमने आपने बताया कि एक मंत्री महोदय ने कहा, तो इस तरह की बेवकूफ़ भरी बातें अगर हमारे मंत्री कहेंगे तो उनको और हम सपोर्ट कर रहे हैं। जो जमात इस्लामी चाहती है वही हम कर रहे हैं, वही हम ये कर रहे हैं जी। हमारी और जमात इस्लामी की दोस्ती है इस मामले में, मैं ये कह सकता हूँ। जमात इस्लामी और आज यहाँ जो लोग हैं पावर में, उनकी एक साठगांठ मुझे लगती है। वो पाकिस्तान में भी हैं और यहाँ भी हैं। ये दोनों लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की जो नैरेटिव हो वो करते रहा जाए, उसको आगे बढ़ाते जाया जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस पे बड़ा फर्म स्टैंड ले। जो हमारे वहां पर जो नारे लग रहे हैं मिशन के बाहर कलकत्ता में और दिल्ली में, उसके खिलाफ जो लोग हैं उनको पकड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और सरकार यूनुस सरकार जो भी हो उसे कहे भाई वी स्टैंड विद यू, हम नहीं अलाउ करेंगे। तो इस तरह से बात करिए उनसे डायलॉग करिए। डिप्लोमेसी जो है डायलॉग पे होती है, लड़ाई से नहीं होती जी। है, नारे लगाने से नहीं होती है, बिल्कुल। बल्कि एक सर्टेन स्ट्रेटजीज होती है। आपको पता होगा जब जवाहरलाल थे और हिंदुस्तान में सन 50 में इंडिया आजाद हुआ था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वहां 38 पैरेलल लाइन खिंच रही थी कोरिया में, तो इंडिया गया था और करियप्पा या थिमैया कौन थे वहां उस वक्त हमारे जनरल, वो उस आयोग के जो डिवाइड हुआ है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, उस आयोग के चेयरमैन थे, इंडियन चीफ ऑफ द स्टाफ। आप सोचिए कि उस वक्त हमारी क्या वैल्यू थी वर्ल्ड में, क्या हैसियत थी और आज क्या हैसियत है। अब आज हम अपना घर का फैसला नहीं कर पा रहे, अपने घर का। बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ अवर कंट्री, अवर नेबरहुड, हम उसके बारे में। तो हम, आप बताइएगा, अब अमेरिका आके हमारे बीच में समझौता कराए या चाइना कराए तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल आपको बिल्कुल। और बता दें कि सन 54 में जब सुएज कैनाल पे फ्रेंच ने अटैक किया और ब्रिटिश ने अटैक किया, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जमाल नासिर को सपोर्ट किया और अंत में सुएज कैनाल का नेशनलाइजेशन हुआ। बिल्कुल, वो बांग्लादेश जहां पर इंदिरा गांधी को एक बड़ी जो है लीडर के रूप में सम्मान मिलता रहा है, उस सम्मान को आज साइड में रखकर, अलग रखकर, जिस तरीके से भारत विरोधी जो नैरेटिव है गढ़ा जा रहा है या फिर मजबूत बनाया जा रहा है, या भारत की पॉलिसी जो वर्तमान नेतृत्व है इसका सीधा सीधा जो है इसकी विफलता है, फेल्योर। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ सौमित्र रॉय जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद भी जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे इस ब्रेक से लौटने के बाद। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सौमित्र रॉय के पास चल रही है। सौमित्र सर, भारत विरोधी एक किस्म का गुस्सा हमने देखा है कि कुछ यूरोपीय देशों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। पिछले कुछ सालों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। भारत का जो है विरोध बढ़ा है कई मुल्कों में, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की लिंचिंग के बाद ये जो उग्र प्रदर्शन या फिर एम्बेसी के घिराव की घटना सामने आई है, इस तरह की घटनाएं तो उन मुल्कों की एम्बेसी के साथ भारत में नहीं हुआ, तो ये जानबूझकर बांग्लादेश को निशाना बनाने दिया जा रहा है और ये भारत की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो फिर आप इसे कैसे रीड करना चाहेंगे या फिर हमारे दर्शकों के सामने इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से समझ पाते हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं, जो न्यूजीलैंड में हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जो कनाडा में हो रहा है, या फिर जो यूएस में हो रहा है, वो एक अलग तरीके का मामला है, और जो बांग्लादेश में हो रहा है वो पूरी तरीके से अलग है। बांग्लादेश को आप ये मान के चलिए कि ये अस्थिर एक देश है, पॉलिटिकली अनस्टेबल देश है। फरवरी में क्या होगा कोई कुछ नहीं कर सकता, कौन सी पार्टी आएगी जी। लेकिन जो इंडिया की जो इज्जत है ये काफी खराब हो रही है, और ये पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर से लगातार सामने आ रहा है, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल हमारी इंस्टेबिलिटी है, खास तौर पे ये जो पूरा रेडिकलाइजेशन है, हिंदू रेडिकलाइजेशन, उसके अलावा जो हमारा जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, जो हमारा परफॉर्मेंस है करप्शन इंडिकेटर्स में, या जो एचडीआई इंडिकेटर्स में हमारा जो परफॉर्मेंस है, हम उसका बहुत उल्टा बिहेव कर रहे हैं। वो हमने एक मान लिया है कि हम विश्व गुरु हैं,
तो इसलिए जो है हम जहां भी जाएंगे, जिस देश में भी जाएंगे, तो वहां पे हम विश्व गुरु ही रहेंगे। लेकिन अभी अगर देखें कि एक दिन पहले ही 20 घंटे के लिए एक ब्लॉगर को चाइना में रोक लिया गया, कस्टडी पे लिया गया, क्योंकि उसने क्योंकि वो अरुणाचल पे उसने एक वीडियो बनाया था और उसको उसने रोक लिया। तो हम अगर चुप रहेंगे, हम अगर दुनिया को हम पर हावी होने देंगे, तो बहुत साफ है कि दुनिया हम पर हावी होने की कोशिश करेगी। और खास तौर पे पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, या फिर हम मान के चलें कि 2019 और गलवान के बाद से जो है हमारी जो इमेज है वो इतनी खराब हुई है, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजिक चुप्पी बांध दी। जहां पर हमको कहना चाहिए था वहां पे हमने कुछ नहीं कहा। हमने इजराइल में जो कुछ भी हुआ गाजा में, उस पे हमने कुछ नहीं कहा। हमने ईरान को गालियां दी, हमने पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमने टर्की को गालियां दी। उसके बाद में हमने बांग्लादेश को, हमारी पूरा मीडिया सिनेरियो है वो बांग्लादेश को दुश्मन मान रहा है। आज भी जो उनकी लाइन है, जो चैनल से उनकी लाइन है कि बांग्लादेश जो है वो भारत का दुश्मन है, पाकिस्तान की तरफ है और हमारा दुश्मन क्या है। ऐसे में सौमित्र सर, क्या बहुत साफ मानना है कि इस तरीके के बिल्कुल मुझे ये लगता है कि भारत सरकार के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो अपनी विफलता को छिपाने के लिए इस रंग को हवा दे रहे हैं या फिर इसे होने दे रहे हैं? जी सौमित्र सर। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। हालांकि ये बात तो जरूर है कि वो उनकी जो नाकामी है उसको छिपा भी रहे हैं वो इस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से यूनुस की अंतरिम सरकार जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पाकिस्तान के नजदीक जा रही है और भारत विफल हो रहा है, भारत की दूरियां बढ़ रही हैं, इस कमी को, इस नाकामी को छिपाने के लिए से हिंदू और मुस्लिम रंग दिया जा रहा है, ये भी हो सकता है। नहीं, ये बिल्कुल है, क्योंकि जैसा प्रोफेसर इमानुद्दीन ने कहा कि भाई भारत और बांग्लादेश के बीच का जो पूरा भाषाई जो एक संपर्क है या जो भाषाई बेस है बांग्ला भाषा का है, उर्दू, वहां पे उर्दू भी बोलते हैं, बंगाली बेसिकली। तो दोनों, एक बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होंगे, उसी समय में लगभग आगे पीछे बंगाल के चुनाव भी होंगे, तो एक पॉलिटिकल गैम्बल तो खेला ही जा रहा है। बिल्कुल और ये बहुत ही डेंजरस गैम्बल है। इससे जो दो देशों का जो रिलेशन है इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे प्रोफेसर? जो दो देशों की डिप्लोमेसी है, दो देशों मैं निहालुद्दीन सर आपकी एक टिप्पणी लेना चाहती हूँ। बेशक चुनाव है दोनों देशों में, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान यूनुस सरकार के बहुत करीब आ गया और समुद्री संपर्क पहली बार 1971 के बाद पहली बार कराची से चटगांव पोर्ट सीधा समुद्री मार्ग पर संपर्क स्थापित हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद वीजा ईज बनाया गया, लोगों के आने पर जो है उनको वीजा फ्री मूवमेंट दी गई, राजनयिकों को और सैन्य अधिकारियों को। इस नाकामी को छिपाने के लिए इसके अलावा मैं नेहा जी थोड़ा सा मैं और जानकारी दे दूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरीके से डिफेंस कोऑपरेशन करने जा रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान और यूएई ने आपस में डिफेंस कोऑपरेशन किया है। मैं निहालुद्दीन सर की टिप्पणी ले लूं। देखिए, मेरी राय ये है, जब तक हम अपने डोमेस्टिक पॉलिसी को सबसे ऊपर रखेंगे तब तक हम जितने और भी दोस्त बचे हैं उनको खो देंगे। हमें अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को अलग रखना चाहिए और अपनी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसको अलग रखना चाहिए। लेकिन अब गिरिराज सिंह ऐसे लोग अगर इस तरह से बोलेंगे तो अब हम उसका कोई सवाल, इसका कोई जवाब नहीं है, हम खाली हाइपोथेसिस कर सकते हैं। इस तरह से हम उस देश को, हमें बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। हमें बांग्लादेश के जो संगठन हैं, जो संगठन इसमें मदद कर रहे हैं और ये जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलना चाहिए। किसी देश को हम अगर सीधे कह देते हैं कि बांग्लादेश हमारा दुश्मन है तो फिर हम उसको दुश्मन बना देते हैं। हमें इन सब चीज़ों, ऐसी भाषा, ऐसे अल्फाज से बचना चाहिए।
हमें बांग्लादेश को न मान करके वहाँ के जो जो जमात इस्लामी या और भी जो संगठन हैं रेडिकल, उनके खिलाफ बोलना चाहिए, उनके न कि हिंदू व मुसलमान के खिलाफ बोलना चाहिए, न कि देश। तो हमें देश और वहाँ की जनता को अलग करके बात करनी चाहिए, और उस संगठनों को जो ये काम कर रहे हैं डिवाइड करने का, उनके खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। हमें तुरंत क्या करना चाहिए, हमें राजनीतिक मिशनों की सुरक्षा तुरंत सुनिश्चित करनी चाहिए, बैक चैनल से हमें बात करनी चाहिए, वीजा का जो टारगेटेड रिस्टोरेशन कर देना चाहिए, टारगेटेड नॉट फुली बट रिस्टोरेशन कर देना चाहिए। और जो घटना पे जो आधारित है, इस पे हमें अपने मीडिया पर लगाम लगानी चाहिए, नहीं तो ये मीडिया जो है हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको पूरी तरह तबाह कर देगा। हमने यही नहीं देखा, हमने अभी पर इस सिंदूर में मीडिया को तो बीजेपी के आईटी सेल से जिस तरीके से हुक्म मिलते हैं, आदेश मिलते हैं, उसी का ये जो है नमूना पेश करता है, अपनी पत्रकारिता का प्रदर्शन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर निहालुद्दीन अहमद, आपका भी, और सौमित्र सर आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भारत और बांग्लादेश के संबंधों से जुड़ी जो तमाम चुनौतियां हैं उस पर कुछ स्पष्टता ज़रूर हो सकी होगी। अगर फिर भी कोई संदेह बाकी है तो हम तक अपनी शिकायत ज़रूर पहुंचाएं, या फिर आपका प्रेम भी हमें अपेक्षित रहता है तो ईमेल के रूप में भेजना ना भूलें। info@hsbroadcasting.com या फिर neha@hsbroadcasting.com पर भी ईमेल पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।